लेकिन दोस्तों इस सच्ची घटना में वीडियो कॉल करने पर कुछ ऐसा हो जाता है और वीडियो कॉल कुछ ऐसे काम के वक्त किया जाता था कि एक खौफनाक कत्ल हो जाता है और कत्ल भी होता है उनके अपनों के द्वारा। और बहुत ही दर्दनाक कहानी होती है ये जो सच्ची घटना है, शायद आप सुनेंगे, जिसे सुनकर आप ये नहीं सोच पाएंगे कि इसमें गलती कत्ल करने वाले की है या कातिल की। अगर जिसमें जो मर चुका है गलती उसकी है या जिसने कत्ल किया है गलती उसकी है। अगर वो जिंदा होता तो इसमें सजा किसको मिलती। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। यहाँ पर एक संजय नगर नाम की एक कॉलोनी है जहाँ पर एक अमित वर्मा नाम का आदमी रहता था, जो कि पेशे से एक ज्वेलरी शॉप चलाता था, एक ज्वेलरी शॉप का मालिक था। दोस्तों जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि यहाँ पे जो संजय नगर के आसपास का जो एरिया था, पुलिस गश्त पर निकली थी। सुबह के लगभग 3:30 से 4 बजे का वक्त था। तभी पुलिस को सड़क के किनारे एक वैगनआर कार लावारिस अवस्था में मिलती है। पहले तो पुलिस अपनी गाड़ी को रोककर वहां 10 मिनट तक वेट करती है कि जिसकी भी गाड़ी होगी वो आएगा और इस कार को लेकर यहाँ से जाएगा। लेकिन जब 10 से 15 मिनट का वक्त बीत जाता है और वहां पर कोई भी हलचल नहीं होती तो पुलिस अपनी जीप से उतरकर कार के पास जाती है। कार में टॉर्च लगाकर देखने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि कार की जो पिछली वाली सीट है वहां पर एक आदमी, जिसकी उम्र लगभग 40 से 42 साल के आसपास होगी, खून से लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद इसकी सांसें चल रही हैं। पुलिस जहां एक तरफ कंट्रोल रूम या वायरलेस में सूचना देती है कि यहाँ पर एक कार में एक व्यक्ति खून से लथपथ अवस्था में मिला है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस तुरंत ही उस आदमी को कार से निकालकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में इलाज के लिए जब ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स चेक करके तुरंत ही बता देते हैं कि इस आदमी की नब्ज नहीं है, यानी कि इस आदमी की मौत हो चुकी है। मौत होने के बाद छानबीन शुरू होती है। सबसे पहले कार की तलाशी ली जाती है, उस व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी शिनाख्त नहीं मिलती, ना ही कोई पेपर्स मिलते, ना ही मोबाइल फोन मिलता और ना ही कोई अन्य चीज जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये आदमी आखिर है कौन। और तभी पुलिस वैगनआर का जो नंबर होता है उससे पता लगाने की सुबह कोशिश करती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम अमित वर्मा है और ये संजय नगर का निवासी है और वहां पे एड्रेस लिखा ही हुआ था। पुलिस अपने टीम के साथ जो अमित होता है उसके घर पहुंचती है, गेट खुलवाती है तो एक लगभग 16 साल की लड़की गेट खोलती है। बोलती है क्या बात है, तो पुलिस कहती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, क्या ये अमित वर्मा का घर है। तो बोलती है हाँ ये उन्हीं का घर है, लेकिन मेरे पापा रात में गुस्सा होकर घर से चले गए हैं। उसके बाद हमने फोन करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है और उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए। और पुलिस पूछताछ करते हुए ही घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जैसे पुलिस की नजरें इधर उधर दौड़ाती है, देखती है तो उन्हें कहीं कहीं खून के धब्बे दिखते हैं। वो अंदर जाकर पूछते हैं कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है। तो लड़की बताती है मेरी माँ, जिसका नाम शीला होता है, और साथ ही मेरे 2 छोटे भाई हैं, यानी हम लोग पूरे 5 लोगों का परिवार है। पुलिस उन सभी लोगों को एक जगह पर घर में बिठा देती है और अपने तरीके से घर में छानबीन करना शुरू करती है। और पुलिस को कुछ छानबीन के बाद एक पोछे वाला कपड़ा मिलता है जिसमें काफी सारी मात्रा में खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस कपड़े से खून साफ किया गया है और पुलिस को कहीं न कहीं ये यकीन हो जाता है कि हो न हो उस व्यक्ति की हत्या इसी घर में की गई है और कुछ न कुछ जरूर हुआ है। और पुलिस माँ बेटी दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करती है। अब जब पूछताछ शुरू होती है, जो खुलासा होता है उसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है।
कि आखिर सजा इन माँ बेटी को किस बात की दी जाए। हालांकि पुलिस का काम तो कानून फॉलो करना है और कानून के हाथों ही पुलिस को काम करना होता है, और जो क्राइम किया है उसकी सजा तो उनको देनी ही थी। लेकिन ये केस सुनने के बाद सच में आप सब ये सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक इंसान इतना घिनौना काम इतना कैसे गिर सकता है। दरअसल बेटी कहती है कि ये जो मेरी माँ है, लगभग 7 से 8 महीनों से ये जो चल रहा है, मेरी माँ शीला घर में रहती थी, मेरे पति की ज्वेलरी शॉप थी। वहीं पर माँ भी बीच में बताती है और बेटी भी बीच-बीच में बोलती है। माँ कहती है कि इनकी एक महिला से दोस्ती हो जाती है। जो अमित वर्मा होता है, उसकी एक महिला से दोस्ती हो जाती है। बोलती है दोस्ती तक तो बात ठीक थी, मैं बर्दाश्त भी कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। दरअसल जो अमित नाम का व्यक्ति होता है, वो दूसरी महिला के साथ फिजिकल रिलेशन में आता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। लेकिन इंतहा तब होती है कि जब जब भी वो उस महिला के साथ जाता था कहीं पर भी और उसके साथ रिश्ते बनाता था, वो बिना कपड़ों के रहता था, उसकी गर्लफ्रेंड भी बिना कपड़ों के रहती थी और वो मुझे वीडियो कॉल करता था और मुझे ये कहता था कि तुम अंत तक सब कुछ देखोगी और अगर तुमने ये वीडियो कॉल बंद किया तो तुम सोच लो तुम्हारी खैरियत नहीं। महिला कहती है कि मैंने शुरू में ये वीडियो कॉल कट कर देती थी और जब मैं वीडियो कॉल कट कर देती थी तो अमित जब घर आता था तो मुझे जानवरों के जैसे पीटता था और यही कहता था कि मैं तुम्हें दिखा रहा था तो तुमने क्यों कट किया फोन। और इस बात से परेशान होकर ना वो औरत फोन काट सकती थी और एक औरत के लिए अपने पति को गैर औरत के साथ इस अवस्था में देखना किस तरीके से उसका जीवन निकल रहा होगा, ये तो शायद वही बता सकती है। और यहाँ तक कि अमित को इस बात का कोई भी मतलब कोई जिक्र ही नहीं था कि उसके घर में उसकी जवान लड़की मौजूद है, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास है। और अगर माँ कहती थी कि बेटी देख रही है, बेटी कमरे में है, तो बोलता था कि देखने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है कि मैं ये कर रहा हूँ। और वो अपनी बेटी के सामने भी बिना कपड़ों के वो हरकतें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता रहता था। अब ये सोचने वाली बात थी कि कोई भी इंसान, कोई भी औरत हो, कोई भी बेटी हो, कैसे बर्दाश्त करेगी। और मार्च 2022 की बात है, आज भी जो अमित वर्मा था घर आकर अपनी पत्नी के साथ बहुत मारपीट कर रहा था। जो बेटी होती है वो एक कमरे में अपने दोनों भाइयों के साथ थी, लेकिन जब जोर जोर से चीखने की माँ की आवाज आती है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं थी। जो चीखने की आवाजें थी वो सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि आस पड़ोस के सभी लोगों को पता थी कि अमित जो आता है तो अपनी बीवी को बहुत मारता है। और उस दिन उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने भाइयों को वहीं बिठाकर वो जाती है अपनी माँ के कमरे में और देखती है कि उसका पिता उसकी माँ को जानवरों की तरह पीट रहा था। माँ हाथ जोड़कर पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे मत मारो, मुझसे अब नहीं सहन हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। लेकिन पति की आंखों में ना दया भावना थी और ना ही कोई तरस। और ये सब देखकर लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वहीं पर एक सिलबट्टा पड़ा था। लड़की उस सिलबट्टे को उठाती है और अपने पिता के सिर पर जितनी ताकत से वो मार सकती थी वो मार देती है। और जैसे ही सिलबट्टा लगता है, पिता के सिर से खून निकलने लगता है और पिता वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पिता की तो मौत हो चुकी है। माँ बेटी घबरा जाती है कि अब क्या करें। तभी वो दोनों सोचते हैं कि इसको कहीं ठिकाने लगाते हैं और उसके बाद वो अपने पिता को अपनी माँ की सहायता से जैसे तैसे जो नीचे उसकी कार खड़ी थी वैगनार वहां तक लेकर आती है, पीछे वाली सीट पर बिठाती है और खुद ही कार ड्राइव करके लगभग अपने घर से 2 से ढाई किलोमीटर दूर जाकर सड़क के किनारे उस कार को पार्क कर देती है। और ये सब उसने किया था रात के अंधेरे लगभग 12:30 से 1 बजे के समय में। वहां कार खड़े कर देती है, अकेले जाती है और लगभग 2 से ढाई किलोमीटर दूर तक वो अकेली पैदल चलकर आती है। पैदल चलकर आती है
ना उसके अंदर किसी तरीके का डर था। जवान लड़की थी, कुछ भी उसके साथ रास्ते में हो सकता था। लेकिन उस वक्त उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ दिख रहा था तो उसकी माँ की प्रताड़ना और माँ का दुख, और जिसकी वजह से उसने अपने पिता का काम तमाम कर दिया था। वो घर आती है, घर आकर वो पीछे जो मेन दरवाजा होता है उसे वो बाहर से बंद करके गई थी, तो इसलिए वो खिड़की के द्वारा घर के अंदर आती है और सुबह अपने पड़ोसी को कॉल करती है कि पापा रात में गुस्सा होकर कहीं चले गए हैं और उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है, आप दरवाजा खोल दो तो हम लोग बाहर आ सके। इस बात की किसी को कोई भनक नहीं थी कि दरअसल ये हत्या इसी घर में की गई है। और इस तरीके से माँ बेटे का जुर्म सबके सामने आ जाता है। लेकिन इस जुर्म के बाद भी लोगों की जो सांत्वनाएं थी, लोगों की जो संवेदनाएं थी, वो इन माँ बेटी के साथ ही थी। भले ही वो कातिल थी, लेकिन उन्होंने कत्ल किस अवस्था में किया था, कितना मजबूर होके किया था, ये सब के समझ में था। खैर, इस खुलासे के बाद जहां मां को जेल भेज दिया जाता है, वहीं बेटी नाबालिग होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। वहीं दो छोटे भाई थे, अब उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, कैसा क्या होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, परिवार की कमान कौन संभालेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर वही संदेश कि अगर अमित का नाजायज रिश्ता, अवैध रिश्ता किसी गैर औरत से नहीं होता, तो शायद ये परिवार हंसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता। इस परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, भरा-पूरा हँसी-खेलता परिवार था। लेकिन एक नाजायज़ रिश्ते की वजह से ये हँसता-खेलता परिवार बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए सच्चे क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।